हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। अर्थव्यवस्था का रैपिड फायर रिवीजन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। इससे पहले हिस्ट्री पॉलिटी जो है कंप्लीट अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होगा 3 से 4 दिनों में बिहार एसएससी सीजीएल के लिए एकदम मस्त बुक है, इम्पोर्टेंट बुक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको प्रारंभ करेंगे, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आज ये पार्ट 2 है, इसको जो है कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी, फिर प्रारंभ करेंगे बीएसएससी सीजीएल के लिए एकदम नए अंदाज में। प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं आज के वीडियो में। यहाँ से जो है आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय या बजट से जो है उसको देखेंगे। तो इसमें आपको जो पहला प्रश्न है इसको नहीं देखना है, क्योंकि उस समय के बजट यानी 23 के बजट का ये है और 24 के बजट 23-24 वाले बजट का है। तो इसको जो भी पुराना है वो नहीं देखेंगे, जो चेंज हो चुका है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन ये महत्वपूर्ण है, 2 अक्टूबर 2014। ये भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है। तो अटल भूजल योजना की समय अवधि को 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अटल भूजल योजना कब तक के लिए बढ़ा है? 2027 तक के लिए। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करता है तो एनएसओ जो है, एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की आंकड़ा जारी किया जाता है, एनएसओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनएसओ। नेक्स्ट है, भारत के बजट में डैश वर्ष वस्तु लेन देन प्रस्तुत किया गया था। यानी ये आपको पूछा गया है जो वस्तु लेन देन कर सीटीटी कर को कब प्रस्तुत किया गया था? 2013-14 के बजट में प्रस्तुत किया गया। तो वस्तु लेन देन कर को जो है कब प्रस्तुत किया गया? 2013-14 में। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है जीडीपी से संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर। चलिए नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। अगला है, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक है, में नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग से काफ़ी प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे नीति आयोग से यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया था, और अपने बिहार का जो है डीएसओ का एग्जाम हुई है उसमें भी प्रश्न नीति आयोग से देखने को मिला है। तो नीति आयोग को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नीति आयोग का यहाँ से ये जो है आपको नहीं देखना है। लेखा अनुदान बना है, लेखा अनुदान बना है तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, यानी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ये बजट में जैसे ही लंबित होगा तो निधि का ज़रूरत है, तो उसके लिए लेखानुदान बना हुआ है, तो इससे करेंगे। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले वी.के.आर.वी. राव है। वी.के.आर.वी. राव कौन है? वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 17.6, और आपको बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा 17.7। तो आपको डाटा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी इसमें एकदम क्लोजली आपको ऑप्शन दे देता है। तो 17.7 जो है ये आपको ध्यान रखना है, यही देखने को मिलेगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो आधार जो था यानी बनाने वाले कौन थे? तो हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था, हेरोड डोमर। और पीसी महालनोबिस पे जो है द्वितीय था, और 5वीं जो है डीपी धड़ पे था। तो ये ध्यान रखना है आपको, 5वीं डीपी धड़, पी है तो 5वीं का ऐसे ध्यान रख लेना है। अगला है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन क्या है? तो योजना आयोग के अनुसार है तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन। गरीबी क्षेत्रों के लिए जो है गरीबी रेखा के लिए सही कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन यदि है तो गरीबी है, और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति यदि प्रतिदिन 32 रुपया है फिर भी वो गरीब हैं। अगला है, चल योजना के बारे में सही कथन आपको चुनना है। तो चालू वर्ष के लिए इसको आपको ध्यान नहीं रखना है कि चल योजना
आप इसको देख लीजिए क्योंकि हो सकता है ये आपके काम आ जाए। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। चल योजना जो रोलिंग प्लान होता है, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना को 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चल योजना, रोलिंग प्लान, अभी तक हम लोग सुने हैं रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान होती क्या है ये ध्यान रखना है। तो चालू वर्ष के लिए एक योजना है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना है। तो ये ध्यान रखना है। भारत में योजना आयोग की स्थापना ये 1950 में की गई थी, 15 मार्च 1950, और इसको समाप्त कर दिया गया है दिसंबर में 2014। अगला है राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार, ऋण तथा दायित्व। बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार, ऋण तथा दायित्व, ये है राजकोषीय घाटा। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक है। शिशु मरणांक दर जो है झारखंड से अधिक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है बिहार में इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार इतिहास में सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इम्पोर्टेंट है, सुशील मोदी को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोई पद्म पुरस्कार है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करके कुछ बताते नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं पूछता हूँ आप लोगों से, बट जो आपको हो सकता है काम आ जाए, तो यदि आपको पता नहीं भी है, यदि सर्च करके भी आप बताएंगे तो वो आपके ध्यान में रहेगा। बस 10 सेकंड की तो बात है। तो बिहार में के इतिहास में पहली बार जो है राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इनका निधन भी हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है लागू की गई थी। जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू हुई थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से लेकर के 69 तक रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट आर्थिक समृद्धि। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र सबसे मुख्य स्रोत है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है और शिक्षा, ये सभी समवर्ती सूची का है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने वाले पीसी महालनोबिस है। प्रथम के हेरोड डोमर मॉडल, और 5वीं जो है ये डीपी धर के मॉडल पे आधारित था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। यदि आपको इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ नाबार्ड लिख रहा हूँ, NABARD। आप इसको टोटल लेटर को गिन लेना है, NABA 1 2 3 4 5 6। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि कब 5वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। आपको ध्यान रखना है नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1988 में। नेक्स्ट है नाबार्ड की 1982 होनी चाहिए, 82 है इसका सही उत्तर। नाबार्ड की 88 में तो सेबी का स्थापना हुआ है। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहते हैं आर्थिक सुधार का जनक। आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। तो आर्थिक अधिसंरचना में जो है कौन नहीं आता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। ध्यान रखना आपको, आर्थिक अधिसंरचना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल नहीं किया जाता है। 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो ये 2002 से 2007, और भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002, और 7 और 2 को आप जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इससे ध्यान रखना 1997 से 2002 जो है ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 10वीं आपको 2 से 7 हो जाएगा। 11वीं 7 से 12 है। 12वीं 12 से 17, और 17 से है योजना आयोग को ख़त्म 14 में ही घोषणा कर दिया गया था। नहीं, ये ध्यान देना, 14 में योजना आयोग को ख़त्म किया गया था, और ये पंचवर्षीय योजना को 17 में समाप्त कर दिया गया था।
किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। तो कैसे निकालते हैं, तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भागा दे करके जो है प्रति व्यक्ति आय निकाल लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है तो CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था, तो कीमत स्तर जो है घटा था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला है, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं तो लेखा समंक जो है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को एकत्रित किया जाता है CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। तो राष्ट्रीय लेखा समंक को एकत्रित कौन करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत, तो सामुदायिक विकास योजना जो है ये आपको 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ हुई थी। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग था एक असंवैधानिक निकाय, ये संवैधानिक नहीं था, असंवैधानिक निकाय था। 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो 5.6। ये भी आपको इसलिए ध्यान रखना है, कुछ डाटा जो आपको प्रश्न पूछा जा चुका है वहीं रिपीट हो सकता है। अभी आप लोग देखे होंगे DSO की जो एग्ज़ाम हुई है बिहार में, अपने DSO डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना का डाटा पूछ लिया था। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 8वीं योजना के अंतर्गत जो है GDP का जो डाटा है वो आपको 5.6% था। नेक्स्ट है, 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था, तो 1991 की जो आर्थिक नीति है इसका लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था के रूप में। योजना आयोग जो स्वरूप था परामर्शदात्री संस्था के रूप में। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आपको 1992 से 97। 8वीं का 1992 से 97, ये ठीक है। 8वीं का 1992 से 97 है और 9वीं का 1997 से लेकर के आपको 2002 तक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला है, विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है, तो सहायतार्थ अनुदान। तो विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का जो सर्वाधिक संपूर्ण व्यय हुआ है तो सहायता अनुदान के रूप में व्यय ज़्यादा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय आकलन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करते हैं। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। वर्ष 1992 और 93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन लगभग 5000 करोड़ था, 92 से 93 के लिए। भारतवर्ष में डैश विनिमय दर व्यवस्था लागू है, तो फ्री फ्लोट। भारतवर्ष में जो है फ्री फ्लोट विनिमय दर व्यवस्था लागू है। कौन सी, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या है भारत में, तो ये विनिमय दर है, फ्री फ्लोट विनिमय दर भारत में लागू है। ये आपको देखना है। लास्ट पंचवर्षीय योजना से प्रश्न है तो महत्वपूर्ण है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि क्या था, तो 12वीं के लिए सेवा क्षेत्र के लिए औसत लक्षित वृद्धि जो है आपका 10% था, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान, रोलिंग प्लान को प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, JNNURM का संबंध डैश का सुधार करने से है, तो शहरी अधोसंरचना से सुधार है। JNNURM का जो संबंध है शहरी अधोसंरचना से संबंधित है। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतर, संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास को दृष्टिकोण रखा गया, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP यानी ट्रिपल P की नीति यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी, तो ये 12वीं योजना में आपको ध्यान रखना है कि PPP ट्रिपल P का मॉडल आया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत का योजना आयोग है
एक सलाहकार बोर्ड, योजना आयोग जो है एक सलाहकार बोर्ड है। भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या वृद्धि इसका उद्देश्य नहीं है। अगला है राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया था। राजकोषीय घाटा की जो नई परिभाषा है सुझाव देने वाले हैं चलैया समिति, चलैया समिति। अगला है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में 2 अक्टूबर 1952 को। 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन किया गया, सरकारी आदेश से गठन हुआ था, सरकारी आदेश से गठन हुआ। दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दुर्गापुर, भिलाई जो है रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी और ये दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से प्रारंभ किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आपको ध्यान रखना है, नहीं ध्यान देना है भैया, मिस हो गया आपका। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक, उद्योग पे जो है ये केंद्रित था। तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना ध्यान देना है, रखना है ध्यान में। अगला है भारत में सबसे पुराना वृहत्तर उद्योग कौन सा है। भारत में सबसे पुराना वृहत्तर उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, सबसे पुराना है और वृहत भी है सूती वस्त्र उद्योग। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो था आपका 1997 से लेकर के 2000 और 8वीं 1992 से लेकर के आपको 97 तक था। 9वीं 97 से 2002 और 10वीं जो है 2002 से 7, 11वीं 7 से 12, 12वीं 12 से 17। चलिए अब यहाँ से आपको नया चैप्टर है कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है SEZ, SEZ जो है आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं। SEZ अधिनियम कब आया था 2005 में और इसका उद्देश्य है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, यानी आर्थिक गतिविधि के में अतिरिक्त का उत्पादन करना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार निर्माण करना। तो SEZ का उद्देश्य आपको ध्यान आ गया होगा, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना है, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है, रोजगार का निर्माण करना है। नेक्स्ट है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा जो है संगठन है। तो NSSO जो है आपको गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए संगठन है NSSO, सैंपल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण इसको बोलते हैं। अगला है नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का लक्ष्य क्या है। तो ग्रामीण शाखा इसका लक्ष्य है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय जो है। नेक्स्ट है पूरा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना, एक मॉडल था, प्रारूप प्रस्तावित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। पूरा मॉडल को प्रस्तुत करने वाले कौन है, ऐसा लिखा जाता है। पूरा मॉडल को प्रस्तुत करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। सीमांत कृषि भूमि जोत का जो आकार है 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है। भारत का वह राज्य जिसमें कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो ये आंध्र प्रदेश उस समय था। अभी वर्तमान में आपको कपास में गुजरात जो है प्रथम स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो है किससे है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति जो है ये हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से, यानी सभी क्रांति का जो है सामूहिक रूप को ही इंद्रधनुषीय क्रांति कहा गया था। तो ये ध्यान रखना है। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज SEZ नीति के अंतर्गत कौन समूह को अनुमति दी गई है। तो सलीम समूह को, सलीम समूह को। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला राज्य जो है ये आपका कर्नाटक है, ज़्यादा सबसे अधिक कॉफ़ी को उत्पादित करने में। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो द्वितीय हरित क्रांति इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्र में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन का समाकलन करना। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम हरित क्रांति में जहाँ जहाँ जो है लाभ नहीं मिल सका उसी को पूर्ति करना है और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन का समाकलन करना है।
तो ये द्वितीय हरित क्रांति का जो है लक्ष्य था। भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है, तो औद्योगिक जो है ये नाबार्ड नहीं है क्योंकि ये कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ है। भारतीय रुपयों का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो भारतीय रुपयों का महीने में 2 बार अवमूल्यन 1991 में जो है 2 बार अवमूल्यन हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर है। निर्गमन प्रणाली जो है किस पे आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पे। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क। ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। किसानों को मकान ऋण यानी मकान ऋण देना भूमि सुधार में शामिल नहीं है। हरित क्रांति की सफलता का उपलब्धता निर्भर है बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं पर, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर। हरित क्रांति की सफलता कैसे मिलेगी? बीजों की उच्च पैदावार हो, पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक इस पर आधारित था। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो जीवन बीमा निगम जो है निवेश बैंक का एक उदाहरण है। निवेश, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। चावल प्रमुख खाद्य फसल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति प्राप्त की है गेहूं के उत्पादन में। योजना आयोग जो है एक परामर्शदायी संस्था है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। वर्तमान में जो है अभी अप्रत्यक्ष कर हो गया, क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तो जीएसटी जो है सारे जगह अपना स्थान ले लिया है। अगला है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है रोजगार बढ़ाने को। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग जो है राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है भारत में। अगला है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो जूट तथा रुई उद्योग जो है विभाजन के कारण, क्योंकि जूट और ये रुई वाला क्षेत्र अधिकतर जो है बांग्लादेश में कट गया था, तो ये दोनों प्रभावित हुआ है। भारत में कौन सा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो दाल का है। दाल का भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी में। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम डैश समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है, तो भारत में जो है अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम मूल्य स्तर समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है। अगला है देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निर्यात के समान मानी जाती है। चलिए अगले पेज में चलते हैं, देखते हैं ये आपका जो है दूसरा, हाँ बस अभी ख़त्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत का सार्वजनिक खाता में। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि, जो बचत प्रमाण पत्र है उसको बेचने से जो राशि प्राप्त होती है वह कहाँ जमा होती है? भारत के सार्वजनिक खाते में जमा होती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून जो है कृषि फसल की वर्ष है। वर्ष 1 कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून है। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय है, सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक संख्या में है। तो आपका ये 2 और 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है, और इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे आपका। यहाँ से प्रारंभ होगा मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध से। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, यदि देखे हैं तो आपको धन्यवाद। और पीछे वाले वीडियो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देखिए। बिहार SSC CGL के लिए जल्द ही प्रारंभ करेंगे और काफ़ी खतरनाक रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और उसमें प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिलेगा। चलिए सभी लोगों को धन्यवाद।